सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ट्राइड फॉर फ्यूचर में। और मैं हूं आपके साथ सुरेश राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो मनोविज्ञान के ऊपर आधारित रहेगी। मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके साथ में हाजिर हूं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है उसको तैयार कर लेना, उसकी थ्योरी पढ़ लेना, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस थ्योरी को जो अपन ने पढ़ ली है उसका एग्जाम हॉल के अंदर इंप्लीमेंट कर देना, उसको OMR सीट के अंदर सही आंसर कर देना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभ्यास। प्रैक्टिस के बिना अपने द्वारा पढ़ी गई जो थ्योरी है वो कारगर साबित नहीं होती है, वो उतनी ज़्यादा फलदायी नहीं होती है जितनी अपन उससे उम्मीद लगा करके बैठते हैं। इसलिए अभ्यास किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मनोविज्ञान है उसके अभ्यास की इस सीरीज के अंदर और मैं आपके साथ में जो क्वेश्चन शेयर करूंगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि पूर्व के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और निश्चित तौर पर जो एग्जामिनर है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। यदि साइकोलॉजी के अंदर मैं मेरी तरफ से बना करके या कोई भी टीचर है वो अपनी तरफ से बना करके कोई क्वेश्चन देता है तो उनकी हूबहू एग्जाम में छप जाने की तो कोई गारंटी होती नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो अपना पेपर बनाएगा, पेपर सेटर जो पेपर बनाएगा वो अपनी साइकोलॉजी लगा करके वो पेपर बनाएगा। तो निश्चित तौर पर है वैसा का वैसा जो क्वेश्चन है वो तो छपना नहीं है। अगर वैसा का वैसा छपे तब तो अपन ये भी देखेंगे क्वेश्चन है वो बना कर दिए जाएं। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो वे है, रास्ता है, वो ये है कि अपन पूर्व की एग्जाम्स के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने अभ्यास के लिए अपना हथियार बनाएं। और ये ना केवल साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बात है, किसी भी, चाहे वो जीके का पार्ट है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का पार्ट है, कोई सा भी है, तो उसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करना। और पूछे गए क्वेश्चन की अगर अपने पास में श्रृंखला है वो बहुत छोटी है तब तो अपने को उससे बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन मनोविज्ञान या जीके ये तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर हजारों की तादाद में क्वेश्चन अपने पास में पड़े हैं जिनसे अपन अभ्यास कर सकते हैं। वो पूरे हो जाने के बाद अपन आगे बढ़ें, अलग क्वेश्चंस की बात करें तो वो लाजमी है, वाजिब है। लेकिन पहले जो अपन चर्चा करें वो करें पूर्व के एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तो देखिए, चाहे RPSC के द्वारा आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा हो टीचर्स से संबंधित, चाहे वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली कोई भी एग्जाम है, टीचर्स से संबंधित कोई एग्जाम है, चाहे वो रीट से संबंधित L1 L2 कोई भी एग्जाम है, तो उसके अंदर मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम, लर्निंग, ये निश्चित तौर पर जहां साइकोलॉजी लगती है वहां पर ये टॉपिक तो लगता ही लगता है। तो आज की अपनी सीरीज के अंदर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और ना सिर्फ ये क्वेश्चन होंगे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ अपन इस अधिगम टॉपिक के कुछ पार्ट्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ इसके अधिगम की विशेषताएं है ना, इसके गुण, ये जो चीजें हैं वो आज के क्वेश्चंस के अंदर शामिल होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जब आपके सामने ये क्वेश्चंस रखता हूं तो उसके साथ साथ में आप लोग अपना खुद गेस करके अपना आंसर भी निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जब टॉपिक निर्धारित हो जाता है तो उसके बाद में क्वेश्चंस का निर्धारण कर पाना, आंसर्स का निर्धारण कर पाना है वो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, कर लेते हैं अपन, ठीक है। लेकिन इससे भी अपनी जो तैयारी है वो किस लेवल की हो रही है उसका अंदाजा लगाने के अंदर, उसको भांपने के अंदर अपने को बहुत ज्यादा सुविधा मिलती है। तो बात करते हैं अपन जो अपना पहला क्वेश्चन इस सीरीज का है अधिगम टॉपिक से। ये रोज आपको ये क्लास है वो मिलती रहेगी, तो इसके ऊपर आप बने, कंटिन्यू जुड़े। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि अनुभव के रूप में, ठीक है, अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है वो अपने जीवन में कुछ कार्य कर रहा है, उससे कुछ अनुभव प्राप्त कर रहा है और उस अनुभव से वो अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन करता है, तो यह परिवर्तन क्या कहलाता है। यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और थर्ड ग्रेड 2013 के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या कहलाएगा, अनुभव के द्वारा और व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन है शिक्षण कहलाता है, या अधिगम, या सीखना कहलाता है, या प्रशिक्षण कहलाता है, या मानचित्रण यानी कि मैपिंग कहलाता है। तो देखिए, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, सीखना यानी कि अधिगम कहलाएगा, ठीक है। और यह जो परिभाषा है इस परिभाषा को भी अपन इस डेफिनेशन के रूप में सीख सकते हैं। तो गिलफोर्ड नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने परिभाषा दी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो देखिए, यो कीवर्ड्स, परिभाषाएं हैं वो याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है अपने पास में कि कीवर्ड अपन ढूंढें। यो डेफिनेशंस हैं वो तैयार नहीं होती हैं, याद नहीं रहती हैं। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन,
ये डेफिनेशन कौन देते हैं? गिलफोर्ड देते हैं। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो देखो अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन होता है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये क्या है? अधिगम है। यहाँ भी व्यवहार में परिवर्तन आता है तो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अपन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीखना केवल ज्ञान या कौशल प्राप्ति ही नहीं है, अपितु और क्या है? तो देखो जब भी कोई बालक या कोई भी व्यक्ति सीखता है तो उसमें केवल ज्ञान अर्जन या फिर केवल स्किल डेवलपमेंट ही नहीं करता, जबकि उसके साथ साथ में वो क्या करता है? व्यवहारगत परिवर्तन करता है, या व्यवहारिक जीवन में जो कार्य किया गया उसकी क्रियान्विति करता है, या विद्यार्थियों के लिए मार्गनिर्देशिका के रूप में ही है जो सीखना है वो, या फिर सीखना केवल दृष्टिकोण में परिवर्तन है। तो देखिए सीखना है उससे दृष्टिकोण में परिवर्तन भी होता है, सीखने के द्वारा विद्यार्थी है उसका मार्गदर्शन भी होता है, सीखने के द्वारा वो अपने जीवन को आगे भी बढ़ाता है, लेकिन ये जीवन के हिस्से हैं, ये जो कार्य हैं वो केवल पार्ट ऑफ लाइफ हैं, संपूर्ण लाइफ नहीं है। जबकि व्यवहार में परिवर्तन आता है उससे उसकी पूरी लाइफ है वो चेंज होती है। तो सीखना क्या है? ज्ञान अर्जन करना और कौशल प्राप्ति, ये तो है ही है, उसके साथ साथ सीखना या अधिगम है वो क्या है? व्यवहारगत परिवर्तन भी है। सीखना क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, जैसा कि अपन ने पूर्व क्वेश्चन के अंदर जो डेफिनेशन देखी गिलफोर्ड की, तो उसमें भी यही चीज व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निष्पादन में परिवर्तन। निष्पादन का मतलब जो इंप्लीमेंट हो रहा है, बाहर आउटपुट आ रहा है व्यवहार के रूप में, तो ये क्या है? निष्पादन में परिवर्तन या व्यवहार के रूप में जो आउटपुट आ रहा है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, यानी निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अभ्यास करने का मतलब यहाँ पर बार बार वही प्रक्रिया है वो दोहराई जा रही है, और उससे क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? अभिप्रेरणा कहलाएगी। तो अभिप्रेरणा ये चीज नहीं है। अभिप्रेरणा तो किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर के या किसी भी घटना से प्रेरित होकर के या स्वयं प्रेरित होकर के अपने व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है। तो जो मोटिवेशन मिल रहा है, यहाँ जो निष्पादन में परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है अभ्यास के फलस्वरूप या अनुभव के फलस्वरूप, तो वो चीज क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। ठीक है, जो थर्ड ग्रेड 2013 की एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आइए, तो अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? अधिगम की कौन सी विशेषता है? तो देखो क्या बात करता है यहाँ पर कि अधिगम है वो लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। अधिगम में लक्ष्य है, टारगेट है, वो तय होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल टारगेट तय होता है। फिर अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या अधिगम एक निश्चित आयु तक चलता है? बाल्यावस्था तक चलता है, किशोरावस्था तक चलता है, या प्रौढ़ावस्था तक चलता है, या फिर जीवन पर्यंत चलता है? तो देखिए सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम का जो कार्य है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति मरते दम तक भी कुछ न कुछ सीखता है। इसके बाद में अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सार्वभौमिक, सभी जगह व्यक्ति है वो कहीं से भी कुछ न कुछ ज्ञान है वो अर्जित कर सकता है। सभी जगह अधिगम की प्रक्रिया है वो व्याप्त होती है। तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं वो किसकी होती हैं? अधिगम या सीखने की प्रक्रिया के अंदर शामिल होती हैं। अधिगम लक्ष्य निर्दिष्ट भी होता है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया भी है, और अधिगम सभी जगह चलने वाली प्रक्रिया भी है। तो इन विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प कौन सा है? तो अधिगम की ये तीनों ही विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा कि इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ये जो विशेषताएं हैं वो अधिगम की विशेषताओं के अंदर क्या होती हैं? शामिल होती हैं। चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन के अंदर अपन जब बढ़ते हैं तो देखिए एक डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन को भी अपन बहुत अच्छी तरीके से इनको याद करने की यहाँ पर आपके सामने पेश किया जाएगा इसको, कि किस प्रकार से याद हो जाती है साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। देखो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, ठीक है, तो सामंजस्य की बात, व्यवहार में सामंजस्य की बात कौन करता है? इस प्रकार की यूं अपन ट्रिक के द्वारा कुछ शॉर्ट जो वर्ड्स हैं उनके द्वारा, कीवर्ड के द्वारा डेफिनेशंस को पकड़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये डेफिनेशन किसकी? गिलफोर्ड की। ठीक है, तो याद हो गई आराम से, पढ़ते पढ़ते साथ में ही याद हो गई है। इसके बाद में बात कर रहे हैं
व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, तो सामंजस्य स्थापित करने की बात है, व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करने की बात है, वो कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना क्या है? अधिगम है या सीखना है, ये बात कौन कहते हैं? स्किनर कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है, जो कि रीट लेवल 1 के अंदर 2022 वाली जो एग्जाम थी, ठीक है, जो फरवरी के अंदर आयोजित हुई थी 2022 के अंदर, रीट L1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। व्यवहार में सामंजस्य, सामंजस्य से अपन क्या बिड़ाएंगे इस ट्रिक को? स्किनर। ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं कि वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो और जो गेट्स, इनके द्वारा दी गई जो डेफिनेशंस हैं, तो लगे हाथ इसी क्वेश्चंस के साथ में जब ये नाम आ रहे हैं, देखो आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, क्वेश्चंस हैं वो घुमा फिरा करके वहीं से पूछे जाते हैं। जैसे ये डेफिनेशन और ये क्वेश्चन एग्जामिनर के सामने आता है, ये स्किनर की है, लेकिन उनके सामने ये जो शब्द आते हैं, इन शब्दों को ही उठा करके इनकी कोई दूसरी डेफिनेशन दे देता है और बाद में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, बात करते हैं कि अधिगम से संबंधित इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कौन कौन से जो डेफिनेशन दी गई है। तो वुडवर्थ है, वो क्या कहते हैं? किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, उसे ही क्या दी जाती है? सीखने की संज्ञा दी जाती है। तो अधिगम या सीखने से संबंधित जो परिभाषा वुडवर्थ के द्वारा दी जाती है, वो क्या कहते हैं? व्यक्ति के विकास में सहायक, यानी सीखना या अधिगम है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के विकास में सहायक प्रोसेस है, वो क्या है? अधिगम है, सीखना है। ठीक है, तो यूं इसको कनेक्ट करेंगे, वुडवर्थ व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति, ठीक है, का विकास, ठीक है, तो यूं लगातार वुडवर्थ व व्यक्ति का विकास, वैसे वह, यूं मिला करके देखो, दिमाग के अंदर अपने माइंड मैपिंग चलनी चाहिए। जब मैपिंग हो जाएगी तो फिर ये परिभाषाएं जो हैं वो आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, यूं तो परिभाषाएं हैं वो अपन एक ही टॉपिक से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं देख सकते हैं, लेकिन अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डेफिनेशन है वो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की दी हुई डेफिनेशंस हैं, उनको अपन क्वेश्चंस के साथ साथ आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वुडवर्थ व्यक्ति के विकास में सहायक प्रक्रिया क्या है? सीखना है। गिलफोर्ड की होगी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। स्किनर की होगी व्यवहार के द्वारा व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करना अधिगम है। ठीक है, इसके बाद में स्किनर के बाद में वुडवर्थ, तो व्यक्ति के विकास में सहायक प्रक्रिया कौन सी है? सीखना। फिर अपन बात करें क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, ये शब्द हैं, ये कीवर्ड हैं, इनको पकड़ना होगा अपने को। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। इसकी बात कौन करते हैं? क्रो एंड क्रो। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति की का अर्जन, अभिवृत्ति का अर्जन ही, ठीक है, क्या कहलाएगा? मुख्य रूप से अधिगम कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीनों शब्द हैं वो कीवर्ड अपने को पकड़ने होंगे यहाँ पर। देखिए, मैंने जिस समय सेकंड ग्रेड की तैयारी करी थी या इससे पहले रीट की भी तैयारी करी थी, तो उस समय मेरे पास में सेल्फ मेड नोट्स हैं। उन नोट्स के अंदर मैंने जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और आगे यूं आदतों ऊपर टॉपिक का नाम लिख दिया, तो ये तो तय है कि उस टॉपिक से संबंधित परिभाषाएं हैं। उसके बाद में ये कीवर्ड लिख दिए, ठीक है, और आगे डेस डेस करके उसको खाली छोड़ दिया। ऐसे कर लेने से क्या होता है कि जब अपन एग्जाम टाइम में रिवीजन करते हैं, जैसे यहाँ पर वुडवर्थ लिखा और यूं लिख दिया व्यक्ति के विकास में सहायक प्रक्रिया। अब इतने से इन्हीं शब्दों को बार बार जब अपन पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, 2 बार 5 बार पढ़ दिया, तो फिर अपने दिमाग के अंदर इनका यू मैप बन जाता है, ऑटोमेटिक अपन उसको क्लिक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एग्जाम में सामने ही आता ही वो चीज। तो आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों, इनका अर्जन ही है, इनको प्राप्त कर लेना ही क्या है? अधिगम है, यानी सीखने की प्रक्रिया है। इसके बाद में गेट्स एंड अदर्स, यानी गेट्स की जो परिभाषा है वो क्या है? अनुभव एवं प्रशिक्षण। बस इन्हीं को, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड, और अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये बात कौन करते हैं? गेट्स एंड अदर्स। ठीक है, तो ये शब्द पकड़ने हैं, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, क्रो एंड क्रो। ठीक है, फिर अनुभव और प्रशिक्षण,
गेट्स एंड अदर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगी जब अपन एक एक कीवर्ड पकड़ करके और जब इनको पढ़ेंगे याद करेंगे तो चलिए, ये पिछले क्वेश्चन के अंदर जो आए मनोवैज्ञानिकों के नाम थे उनसे संबंधित उनके द्वारा दी गई जो अधिगम की परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा अपन ने करी। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उन्हीं डेफिनेशंस में से आगे है कि आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है। अनुदेशन कहलाता है, शिक्षण यानी टीचिंग कहलाता है, लर्निंग कहलाता है अधिगम, या फिर ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण कहलाता है। इनमें से कौन सी चीज है जो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही इनमें से किसी एक चीज की डेफिनेशन है। ये क्वेश्चन ग्रेड फर्स्ट के अंदर 2016 में पूछा गया। अब यही परिभाषा देकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई। ठीक है, तो आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, ये चीज अभी अपन देख करके क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा, और किसकी, अधिगम की डेफिनेशन है वो ये है। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। और ये बात है वो कौन कहते हैं, क्रो एंड क्रो। ठीक है, इनके द्वारा ये बातें कही गई जो अपन ने पिछली परिभाषाओं के अंदर देखा भी है। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए परिभाषा से क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चंस के अंदर जो चीजें आ रही हैं उनकी डेफिनेशन अपन ने देख ली। ठीक है, विशेषताओं से क्वेश्चन बना लिया। इस तरह का जब अपन अपने दिमाग के अंदर ये जो प्रक्रिया चलती रहेगी, प्रोसेस चलती रहेगी, तो अपना भी अधिगम है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इस चीज को पकड़ना जरूरी है। गलत कथन कौन सा है। ये ग्रेड फर्स्ट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2014 के अंदर हुई एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 2018 ग्रेड सेकंड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो गलत कथन कौन सा है। अधिगम समायोजन है, एडजस्टमेंट है, सामंजस्य है। तो बिल्कुल स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में क्या होता है, सामंजस्य स्थापित होता है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम समायोजन भी है, एडजस्टमेंट भी है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है या अवलोकनीय होता है। ठीक है, अधिगम है वो हमेशा प्रेक्षणीय है या फिर अवलोकनीय है, यानी अधिगम को देखा जा सकता है। अपन जब कोई चीज सीख रहे हैं तो उसका अपन प्रेक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अधिगम का परिणाम यानी रिजल्ट है वो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो बिल्कुल व्यवहार में परिवर्तन अधिगम के द्वारा होता है, लेकिन अधिगम है वो हमेशा प्रेक्षणीय हो ये जरूरी नहीं है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय नहीं होता है। अपन किसी भी परिस्थिति से, किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से, किसी भी सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सामने वाला अपन ने क्या सीखा, कितना सीखा, किन परिस्थितियों से सीखा, कहां पर अधिगम कर पाए, कहां नहीं कर पाए, इसका अवलोकन हमेशा सामने वाला कर ले ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा प्रेक्षणीय होता है, ये बात क्या है, गलत है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, थर्ड आंसर अपना हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, अगले क्वेश्चन के रूप में कौन सा कथन असत्य है। वही बात, गलत कथन कौन सा है। ग्रेड फर्स्ट मैथ्स में 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। अधिगम एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस, तो बिल्कुल एक प्रक्रिया है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कहता है संवेग, इमोशंस हमारी क्रिया को निर्देशित करता है। अपना संवेग है वो अपने व्यवहार को, अपने कार्य को या अपने सीखने की प्रक्रिया को उसको प्रभावित करता है या उसको निर्देशित करता है। तो बिल्कुल इमोशंस के द्वारा सीखना या अपना व्यवहार है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, निर्देशित होता है, डायरेक्टिव होता है। उसके बाद में अधिगम है वो अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है। ये देखो एक डेफिनेशन थी जो अपन ने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले। ये परिभाषा किसकी थी, गेट्स की। ठीक है, ये डेफिनेशन गेट्स की, गेट्स के द्वारा, गेट्स एंड अदर्स। ठीक है, इनके द्वारा कही गई परिभाषा कि अधिगम या सीखने की प्रक्रिया है वो क्या होती है, अभ्यास एवं प्रशिक्षण से संबंधित है, या अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित ज्ञान है वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। लेकिन यहां पर जो चीज आ रही है कि अधिगम है वो परिपक्वता से संबंधित नहीं है, ये बात गलत है, ये असत्य है। अधिगम है वो परिपक्वता से संबंधित है,
जब मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, डेवलपमेंट होता है, तो उससे अधिगम की प्रोसेस है, उसमें सीखने की प्रक्रिया के अंदर भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। सीखने की जो गति है उसके अंदर भी परिवर्तन आता है। तो अधिगम की प्रक्रिया है वो परिपक्वता से प्रभावित होती है, उससे संबंधित है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी, कि अधिगम है वो परिपक्वता से संबंधित नहीं है। ये गलत कथन है, असत्य कथन है। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किस प्रकार का होता है, कहाँ होता है, किस अवस्था तक होता है। ग्रेड फर्स्ट इकोनॉमिक्स के अंदर 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अधिगम, व्यक्ति का अधिगम है वो केवल बचपन में ही होता है, या फिर किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम, या फिर प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है, या फिर अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो पीछे एक क्वेश्चन आया था और उसके अंदर विशेषताओं में लिखा हुआ था, ये चीज थी कि अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उन्हीं में से देखो एक जो विशेषता है उसको उठा करके और नया क्वेश्चन बना दिया। तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन है वो आरबीएससी निकालती है, या फिर जो अपना कर्मचारी चयन बोर्ड है वो निकालता है। तो अधिगम है वो व्यक्ति में क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम है वो हमेशा जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक कुछ न कुछ सीखता है, अधिगम करता है। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी अधिगम है वो केवल बचपन या केवल किशोरावस्था तक या केवल प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली ही प्रोसेस नहीं है, जबकि ये लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस होती है। बात करते हैं आगे की। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है। सीखना या अधिगम एक ही बात है, लर्निंग, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है। अपने को ये चीज पॉइंट आउट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अपन कई बार कि सीखने की कौन सी विशेषता है और उसके बाद में अपन देखते हैं कि पहले ऑप्शन में भी विशेषता है, अपन ने देखा और जल्दीबाजी के अंदर ए ऑप्शन टिक करके और उसको ओएमआर शीट के अंदर भर करके आ गए। ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज को पढ़ें। साइकोलॉजी है वो अपना केवल यही टेस्ट करती है कि अपना वहां पर माइंड मैनेजमेंट है वो किस प्रकार का होता है और अपन किस प्रकार से प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना कितना काम करता है, एग्जाम में अपन कितने मानसिक रूप से उपस्थित हैं, इस बात को तय करता है साइकोलॉजी। तो देखिए, सीखना एक जीवन पर्यंत, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, तो बिल्कुल लाइफ टाइम प्रोसेस है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, तो बिल्कुल लक्ष्य प्राप्ति के अंदर मदद करेगा। सीखना केवल औपचारिक है, फॉर्मेलिटी है। सीखना अभिप्रेरणा एवं परिपक्वता यानी मोटिवेशन से और जो परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है, उस पर निर्भर होता है। तो बिल्कुल सीखना है वो अभिप्रेरणा से भी प्रभावित होता है, मोटिवेशन से भी, और परिपक्वता के ऊपर भी ये निर्भर करता है। अब बात आती है कि सीखना केवल औपचारिक है, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा है वो किसी औपचारिक संस्था में, विद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर वहीं पर कुछ सीख सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति है वो कहीं भी सीख सकता है, घर में सीख सकता है, विद्यालय में सीख सकता है, बाहर सीख सकता है, स्कूल कॉलेज में सीख सकता है, साथियों के साथ सीख सकता है, खेलते समय सीख सकता है। तो सीखना केवल औपचारिक प्रोसेस नहीं है, सीखना अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। तो यहाँ पर ये विशेषता अधिगम की नहीं है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या बन जाएगा, सीखना केवल औपचारिक है, यह कथन गलत है, यह विशेषता सीखने की नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अपन ने ये देखा आज की क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की जो अदर क्लासेज हैं वो अपन लगातार लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा, और आप वीडियोस के ऊपर बने रहें और अपनी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है उसको जांचने की कोशिश करें। अगली जो अपनी साइकोलॉजी की क्लास रहेगी वो भी अधिगम टॉपिक से ही रहेगी, अधिगम टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की रहेगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि साइकोलॉजी के अंदर अधिगम टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या नहीं भी पढ़ा है, तो अधिगम टॉपिक कोई भी एक ऐसी बुक जो आपको सफिशिएंट लगती है, जिसमें मैटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला नहीं है। बाकी साइकोलॉजी की जो भी बुक्स मार्केट के अंदर फिलहाल अवेलेबल हैं, जो अच्छे राइटर्स की हैं, आराम से उनका चर्चा है वो बाजार में आप सुनते ही हैं, अपने साथियों से सुनते ही हैं, तो कोई भी एक बुक है वो खरीद लें। ये नहीं कि बुक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर घुसा रखा है, लेकिन ये तय करें कि इसमें सफिशिएंट मैटर है, वो कोई भी एक बुक लेकर के। अब दूसरा आपका साथी ये कह रहा है कि मैं ये नहीं, ये फला बुक पढ़ रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता, सभी बुक्स के अंदर जो मैटर है वो दिया हुआ मिलेगा, सफिशिएंट टॉपिक है वो कवर किए हुए मिलेंगे।
तो बहुत ज़्यादा इसके बात के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है कि अपना साथी कौन सी बुक पढ़ रहा है, मैं कौन सी पढ़ूं। ये चीज़ अपने को तय करनी होती है बुक खरीदने से पहले। आपने पहले अपन बिल्कुल से सर्च कर लें ये चीज़ कि अपने को कौन सी बुक है वो पढ़नी है और कौन सी बुक है वो अच्छी रहती है। साइकोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वंदना जादौन मैम की जो बुक आती है वो भी है। इसके अलावा आर.के. वैष्णव सर की जो बुक आती है, ठीक है, सिखवाल की, वो बुक एकदम से एफिशिएंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उससे पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी बुक जो आपको ठीक लगती है मार्केट के अंदर और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं दिया हुआ है, ऐसी बुक आप एक परचेज कर लें, उसमें से टॉपिक को पढ़ें, पढ़ करके उसकी जो प्रैक्टिस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अपनी प्रैक्टिस का आधार बनाएं। ये आपका मुख्य एजेंडा होना चाहिए। तो साइकोलॉजी है वो बहुत अच्छा साथ दे करके जाएगी। मैंने साइकोलॉजी को एक निश्चित टारगेट बनाते हुए पढ़ा और पढ़ करके, और सेकंड ग्रेड जिस एग्जाम के अंदर मैंने 2022 के अंदर फाइट किया, उसमें मेरे 20 में से और 19 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किए और 19 के 19 क्वेश्चन सारे के सारे सही थे। तो मनोविज्ञान को अगर बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपन हल करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये अपना साथ देती है और अपने को अगले पायदान के ऊपर खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये काम आप निश्चित तौर पर करें ताकि इसका लुत्फ है वो सभी को मिले और मेरे द्वारा जो भी मेहनत कर रहा हूँ छोटी बड़ी, वो मैक्सिमम लोगों के साथ ये पहुँचे, उनकी पहुँच में बने, ये क्षेत्र उनके क्षेत्र में आए। तो ऐसी उम्मीद आप सभी से करता हूँ। मिलते हैं अगली एक और नई क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।